नमस्कार दोस्तों, मेंस मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ। यह टॉपिक इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आगे भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब भारत सरकार जो है अपने यहाँ की जो पारंपरिक पद्धतियाँ हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करना चाह रही है। और हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं आप देखें, जैसे कोरोना काल में जो देसी उपाय हैं, काढ़ा पीना, इस तरह की चीज़ें करना, उन पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। सरकार ने भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया इन चीज़ों को। अलग से एक आयुष मंत्रालय बनाया गया है, जो कि जो पारंपरिक चिकित्सा की पद्धतियां हैं उनको और बेहतर किया जाए और प्रोत्साहित किया जाए। कई कारण हैं, कुछ विवाद भी आ गए थे बाबा रामदेव की वजह से कि कौन सी पद्धति ज़्यादा बेहतर है। इन सब वजहों से यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आने वाले समय में और आप देखेंगे इस पर बातें होंगी, चर्चाएँ होंगी। फिलहाल हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या तैयार करना है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, देखिए इसमें दो बातें हैं। आगे चल के इसी टॉपिक का एक हिस्सा होगा आयुर्वेद। हो सकता है कि आयुर्वेद से अलग से प्रश्न बन जाए, उस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले ओवरऑल बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि ये क्या है, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का क्या मतलब है। देखिए, मोटे तौर पर आप लिखने के लिए ये लाइन लिख सकते हैं कि दीर्घकाल से उपयोग की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों और उत्पादों का एक समूह है। यानी कि हम बहुत पहले से, प्राचीन काल से ये तरीके अपनाते आए हैं खुद को सेहतमंद रखने के लिए। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। आप देखें कि नॉर्मल बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए, इस तरह की समस्याओं में घरेलू उपचार काफ़ी ज़्यादा आजमाए जाते हैं। और यूट्यूब पर आप सर्च करें तो घरेलू उपचार के नाम से बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे चैनल हैं। तो ये हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ यही हैं, पहले से जो चली आ रही हैं चीज़ें। प्रायः देशज संस्कृतियों द्वारा विकसित चिकित्सकीय ज्ञान को संदर्भित करती है। हमारे यहाँ जो पहले से जो लोग यहाँ से धीरे धीरे अपना जीने का तरीका बनाते गए, सीखते गए, कौन सी चीज़ें किस काम में आती है, वहाँ से ही हमने देखा कि किस जड़ी बूटी का क्या इस्तेमाल हो सकता है। और वहीं से इन सब चीज़ों का विकास हुआ है कि तुलसी का क्या इस्तेमाल हो सकता है, काली मिर्च को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सेहत के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बातें आप लिख सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कुछ पद्धतियाँ हैं जिन्हें आपको नोट करना चाहिए, और ये लिख दें तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, आपको पता है कि ये क्या है। जैसे आयुर्वेद है, योग है, सिद्ध है, यूनानी है, सेवा रिगपा है और प्राकृतिक चिकित्सा। ये कुछ ऐसी पद्धतियाँ हैं जो हमारे यहाँ प्रचलित हैं। आयुर्वेद काफ़ी ज़्यादा आप सुनते रहते हैं, और एक होम्योपैथी है, उस तरह की चीज़ें, हालांकि उसको भी किनारे रखिए। ये अभी जो है पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में है। अब देखिए, इसके आगे हम बढ़ें तो हमें ध्यान देना है कि हमें कौन सी चीज़ों को दिमाग में बिठा कर रखना है, ताकि अगर एग्जामिनर कुछ पूछे तो हम मौका देखते इन चीज़ों को लिखें। और निश्चित रूप से इसमें स्कोप इस बात का है कि आपसे लाभ जरूर पूछे जाएं कि हमारे यहाँ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लाभ क्या हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पहले लाभ की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं में जो अंतराल विद्यमान है उसको कम किया जा सकता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अभी जो हमारे यहाँ जो हेल्थ सिस्टम है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर डॉक्टरों की बात करें, नर्सेज की बात करें, दवाइयों की बात करें, सब तक पहुँच नहीं है। हमने इस पे बात किया था एक वीडियो में, बहुत कम लोगों तक इसकी पहुँच है। तो जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें जानते हैं, करते हैं, वहाँ पे इस गैप को भरा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि आपको सर्दी हो गई और मार्केट है 3 किलोमीटर दूर, और आप जाने का आपका मन नहीं है, जा नहीं सकते, या फिर आपके पास पैसे नहीं हैं। तो उस समय हो सकता है कि कोई ऐसा तरीका अपनाएं, जैसे मान लेते हैं काढ़ा ही आपने पी लिया, तो वो गैप भर जाता है, कुछ लोगों तक पहुंच नहीं होती दवाइयों की। तो छोटी मोटी समस्याओं के लिए हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। यहाँ भी इसका यूज़ है, और कई सारी ऐसी काफ़ी गंभीर बीमारियाँ होती हैं, वहाँ भी यूज़ है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 70% लोग प्राथमिक चिकित्सा के लिए इस पर निर्भर हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये ज़्यादा अभी नहीं बदलेगा इतनी जल्दी से, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कह देता हूँ कि आंकड़े आप नोट कर लें। WHO ने क्या कहा है कि हमारे यहाँ 70% लोग प्राथमिक चिकित्सा के लिए, कि खांसी हो गई, बुखार हो गई, थोड़ा सर दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, हम खुद ही उपाय कर लेते हैं, घर के नुस्खे लगा लेते हैं। तो ये सही बात है, ये लाभ भी है इसका। आगे,
प्रमुख रोगों का उपचार करने में भी सहायक है। कई सारी ऐसी समस्याएं हैं, कुछ उपाय मतलब जिनके एलोपैथी में जिनकी दवाएं बहुत कम मिलती हैं, उस तरह के उपायों का, उस तरह की समस्याओं का जो उपाय है वो पारंपरिक चिकित्सा से हो जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं। साथ ही साथ उपचार हेतु समग्र दृष्टिकोण, जैसे आयुर्वेद के आप एग्जाम्पल लें तो आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि शरीर, मन, आत्मा और इंद्रियों से युक्त है। यानी कि शरीर का मतलब जो दिख रहा है सिर्फ उतना नहीं है, मन उसमें शामिल है, आत्मा है, इंद्रियां हैं, इन सब से मिलकर शरीर बनता है। यानी कि अगर हमें स्वस्थ रहना है ना, तो हमें अपने मन को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा, अपनी आत्मा को शुद्ध रखना पड़ेगा, इंद्रियों को पर कंट्रोल रखना या फिर उन्हें व्यवस्थित रखना, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। ये मतलब आयुर्वेद कहता है, यानी कि समग्र दृष्टिकोण है। अभी क्या है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, मान लेते हैं किसी को डिप्रेशन हो गया। अब डिप्रेशन में आप एलोपैथी में जाएंगे तो दवा मिल जाएगी, या तो आप उससे नींद आने लगे, आप सो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। लेकिन अगर इस नज़रिए से हम देखें तो इसमें कारणों की पहचान की जाएगी कि आखिर बात क्या है, किस बात का आपको दुख है, क्या दिक्कत है। यहाँ से शुरुआत होती है चिकित्सा की। मन को पहले ठीक किया जाए, शरीर उससे धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। तो समग्र दृष्टिकोण पारंपरिक चिकित्सा में है, ये एक फ़ायदा है। आगे आगे देखिए, नई औषधियों के विकास में सहायक है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अभी भी आप देखें, नीम हुआ, तुलसी के मैंने बात की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हल्दी है, इनसे कई सारी दवाइयाँ बनती हैं। बहुत सारी ऐसी पारंपरिक जड़ी बूटियाँ जिनका हम इस्तेमाल करते आए हैं हज़ारों सालों से, उनसे नई नई दवाइयाँ बनती हैं। तो ये भी फ़ायदे की बात है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि इतने सालों से यह जो कोई मान लेते हैं कोई झाड़ी है, उसका पत्ता है, इस्तेमाल किया जा रहा है किसी खास तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए। तो उसमें हमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, एक तरह से कहें कि वो टेस्टेड है कि इस तरह की समस्याओं में इसका इस्तेमाल करके हम दवाई बना सकते हैं, तो बहुत हेल्प मिलता है। आगे आगे बढ़ते हैं। कुछ अगर आपसे मान लीजिए कि कुछ रणनीति की बात पूछी जाए, थोड़ा सा घुमाने की बात कही जाए, तो आप ये वाली बात जो है WHO की लिख सकते हैं। क्या है, पारंपरिक चिकित्सा रणनीति लेके आया था WHO 2014 से 2023 तक, अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, अभी समय है इसका। आगे भी लिख सकते हैं कि अब ये मान लेते हैं 2023 के बाद भी किसी ने एग्ज़ाम देने का सोचा तो वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इस रणनीति में क्या था, देखिए, स्वास्थ्य कल्याण और जन केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल हेतु पारंपरिक चिकित्सा के संभावित योगदान के दोहन में सदस्य राज्यों का समर्थन करना। सीधा सीधा कहें तो ये इसलिए लाया गया था कि जिन देशों में पारंपरिक चिकित्सा की पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, जैसे भारत में, तो वहाँ पर कुछ आर्थिक मदद दे के, कुछ और रिसर्च करा के, हर तरह से मदद करके उसे और बेहतर बनाना, ये मकसद था इसका। उत्पादों, पद्धतियों और चिकित्सकों के विनियमन के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो इसका सिस्टम है, पारंपरिक चिकित्सा कैसे काम करता है, उसमें चाहे डॉक्टर लगे हुए हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हर तरह से इसे प्रभावी बनाया जाए, इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। इस तरह की रणनीति WHO लेके आया था। अगर आप मान लेते हैं कि इतना नहीं याद करना चाहते, सिर्फ ये एक लाइन लिखें कि WHO ने 2014 से 23 तक के लिए एक रणनीति लेके आया था, और उसने कहा WHO ने कि इसके तहत हम पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं, बेहतर करने का। आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ चुनौतियां हैं। पारंपरिक चिकित्सा में कुछ समस्याएं, जैसे अनियमितता काफ़ी ज़्यादा है। पहली बात यह है कि हर तरह से, हालांकि उसी की बात यहाँ थोड़ा विस्तार से हो जाएगी, हमें नियमित रूप से बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि दवाइयों की ही बात करें, अंग्रेजी दवा में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, डिमांड को देखते हुए ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। इसमें क्या है, इसमें ना कोई कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था ज़्यादातर है, ना हमें ये पता है कि कितना उत्पाद, कितनी दवाएं कब हमें मिल सकती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई किसी दवा की, किसी जड़ी बूटी की, तो कहाँ से लेके आएंगे। और ऊपर से देखें आप, चिकित्सक देखें, चिकित्सक भी नहीं है, ये भी इसी के तहत आ सकता है। चिकित्सकों की भी कमी है, उतने ट्रेंड नहीं है, जो बस चल रहा है परंपरागत रूप से हमने सुना उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही चल रहा। तो इसमें चिकित्सकों की भी कमी है, एक चुनौती है, एक मुद्दा है। और साथ ही साथ सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती। वो तो अब जाके सरकार ने एक मंत्रालय बनाया, हालांकि सिर्फ मंत्रालय बना देने का मतलब ये नहीं होता
कि हम इस सेक्टर में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बेहतरी ला रहे हैं, कुछ रिजल्ट दिखे तो फिर बात हो। तो वित्तीय सहायता भी कम मिल रही है। और मानव संसाधन, देखिए चिकित्सक और मानव संसाधन काफ़ी मिलती जुलती बातें हैं, लेकिन जब चिकित्सक की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि डॉक्टर कितने हैं, और जब मानव संसाधन की बात करते हैं तो उसमें पूरा स्टाफ आ जाता है, नर्सेज, सफाई कर्मी, एक हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम में लगे हैं उन सबको मिला के आप कह सकते हैं कि मानव संसाधन। इसके अलावा हॉस्पिटल से अलावा आगे हट चल कर भी इस पद्धति से जितने लोग जुड़े हुए हैं, तो इस संदर्भ में मानव संसाधन की भी कमी है। ये सारी चुनौतियाँ हैं। फिर मान लेते हैं सिर्फ इसी को पारंपरिक चिकित्सा को आधार बनाकर प्रश्न पूछा गया, तो आगे आप क्या बताएंगे कंक्लूजन के तौर पर? यही कर सकते हैं, पहली बात कि पारंपरिक जो चिकित्सा है ना उसका प्रचार किया जाए, सरकार विज्ञापन के माध्यम से कई तरीक़ों से इसका प्रचार करे, लोगों में और ज़्यादा जागरूकता लाई जाए, ठीक है। इसके अलावा इसके रेगुलेशन की भी व्यवस्था किया जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इन चिकित्सा पद्धतियों की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है, और जिसने ये सुझाया था, जो आसपास का जो डॉक्टर कहिए या कोई भी, उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। तो इस पद्धति का रेगुलेशन भी होना चाहिए, बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इसके लिए, समझ रहे, संस्थाएं होनी चाहिए। ये हम कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ के हम क्या कर सकते हैं कि जो चिकित्सक इसमें लगे हैं उनके प्रशिक्षण और एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की व्यवस्था की जानी चाहिए, समझ रहे हैं। ऐसे नहीं कि बस सुना सुनाया चल रहा है सब कुछ वैसे ही। इसके लिए बाकायदा इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और प्रैक्टिस करने का एक कोर्स होना चाहिए कि इतने समय तक, इतने सालों तक आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद से आप उस लायक बनेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप इस फील्ड में काम करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ औपचारिक और पारंपरिक चिकित्सा प्रदाताओं के मध्य एक सहयोग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा रामदेव आके कह दें कि जो है एलोपैथी खराब है, हम ही सब कुछ ठीक कर रहे हैं, ऐसे नहीं, सहयोग करके चलें, साथ में चलें। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि हम पूरी दुनिया को सिर्फ इस पद्धति से स्वस्थ रख सकते हैं। हमें जितनी भी पद्धतियाँ ज्ञात हैं, पता है, उन सबको इंटीग्रेट करके चलना चाहिए। तो ये अच्छा, एक बहुत बढ़िया उपाय है, इसको आप हाईलाइट करें जब लिखें तो, कि जो औपचारिक पद्धतियाँ हैं जो काफ़ी दुनिया में चल रही हैं, जैसे एलोपैथी या अंग्रेजी दवा आप कहते हैं सामान्य तौर पर, तो उसको, और जो पारंपरिक चिकित्सा है इसको साथ साथ लेकर सहयोग के साथ चलना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो प्रदाता हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे इंडस्ट्रीज हों इस फील्ड में, उनको सहयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद की। उसी में से एक जो महत्वपूर्ण है, जिस पे बहुत चर्चा होती है, ख़ास तौर से जब जब से पतंजलि के प्रोडक्ट्स चर्चा में आए हैं, आयुर्वेद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया। उसके पहले भी था, अब कुछ ज़्यादा हो गया। अगर आयुर्वेद पर प्रश्न आया तो ऊपर की कुछ बातें आप इसमें अपने तरीके से क्वेश्चन की डिमांड को देखते हुए लिख सकते हैं। अब ज़रा इसके बारे में हम जानते हैं, पॉइंट वाइज जानते हैं। संस्कृत भाषा में आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। ये लाइन आप तभी लिखेंगे जब कुछ इस तरह की बात हो प्रश्न में कि आयुर्वेद का क्या अर्थ है, अदरवाइज ये आपके काम का नहीं है, बस ऐसे ही, ठीक है। ये बढ़िया है। आयुर्वेद जो है प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैद्य शास्त्र का चिकित्सा पद्धति है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ये चल रहा है प्राकृतिक चिकित्सा के तहत। आगे देखिए, हमने ऊपर बात किया था इसके बारे में। यह मानव के सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पहलुओं का समाकलन करता है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, समझ रहे हैं। हम जिस तरह के समाज में रहते हैं, जिस तरह की राजनीति है, हमारी मानसिकता जैसी है, और आध्यात्मिक स्तर पर हम जिस लेवल पर हैं, उससे हमारा सेहत, मतलब हमारा शरीर, मन सब प्रभावित होता है, समझ रहे हैं। तो ये इस चीज़ को इंटीग्रेट करती है। आगे ये देखिए, एक मिनट रुक जाइए। यह तन, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करके व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार करता है। तन, मन, आत्मा, इनके बीच में संतुलन होना चाहिए। आपका शरीर, आप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, और जो आप अंदर से महसूस करते हैं जो हैं, उन सब के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। तथा यह जीने का ऐसा तरीका सिखाता है जिससे जीवन लंबा और खुशहाल हो। ये तो मीठी मीठी बातें हो गई, लेकिन है ऐसा कि अगर आप इस अपने शरीर को बैलेंस करके रखते हैं, मन को संतुलित करके रखते हैं, तो निश्चित रूप से आयु बढ़ती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसर्च किए गए हैं कि अगर व्यक्ति तनाव में रहता है बहुत कई सालों तक, तो उसके जीवन के कई वर्ष ऐसे ही घट जाते हैं।
लेकिन अगर आप खुश हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तो आपकी उम्र बढ़ सकती है, नेचुरल जो एज है। बाकी तो किसका क्या लिखा है, कब कौन चला जाए। आगे, आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ जैसे तीनों मूल तत्वों के संतुलन से कोई बीमारी नहीं हो सकती। इस पे आपने काफ़ी बातें सुनी होगी। तीन तरह का हमारा जो शरीर है उसमें तीन तरह कह सकते हैं, उसका तीन तरह का नेचर है या तीन तरह के तत्व उसमें है, जिसमें असंतुलन होने से शरीर जो है उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लेकिन अगर इनका संतुलन बना रहे तो बीमारी नहीं हो सकती। और वो क्या है? वात, पित्त और कफ। सिर्फ ये आप हाईलाइट कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको कुछ बेसिक बातें, जैसे शरीर जो आयुर्वेद है किन चीज़ों के संतुलन की बात करता है, ये आप लिख दें। एक मिनट, ये लिख दें, इसे हाईलाइट करें। और साथ ही साथ ये वात, पित्त और कफ, ये बातें आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको उसकी बेसिक चीज़ें पता है आयुर्वेद के बारे में। साथ ही साथ कुछ और अन्य लाभों की बात करें तो पहली बात यह कि इसकी दवाइयाँ सस्ती होती हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ सस्ती होती हैं अंग्रेजी दवाइयों से। कोई भी खरीद सकता है, वह नहीं है जिनके पास कम पैसे हैं वो भी खरीद सकते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वो अलग बात है कि एक डिबिया कोई तो खा ले तो आप कहे कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता तो फिर देखे, लेकिन सामान्य तौर पर जिस तरह की अंग्रेजी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखते। ये बातें, ये अन्य लाभ है। आगे हमसे पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद को लेकर के चुनौतियाँ क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात, विषम परिस्थितियों में अप्रभावी होता है। जैसे कोरोना फैल गया, आयुर्वेद होता तो ठीक हो जाते। ऑक्सीजन, आयुर्वेदिक ऑक्सीजन कहाँ से आता? दिक्कत तो थी। ऑपरेशन करना है, आयुर्वेदिक ऑपरेशन कैसे करेंगे आप? है ना समस्या। तो कुछ विषम परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें आयुर्वेद उतना काम नहीं आता, अप्रभावी है। आगे, दवाओं की जो कार्य प्रणाली है बहुत धीमी है। अंग्रेजी दवाओं में कुछ ऐसी दवाएं हैं आप खाते हैं और कुछ आधे घंटे, एक घंटे में आपको एहसास होने लगता है कि दवा का असर हो रहा है। दवाओं जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वो धीरे धीरे काम करती हैं, तो उनकी जो कार्य प्रणाली है बहुत धीमी है। आगे, आयुर्वेद चिकित्सा में पद्धतियाँ एक समान नहीं है। आयुर्वेद जो है इसमें कई पद्धतियाँ हैं, सिर्फ ये अकेले नहीं है। आयुर्वेद के बारे में जो लोग पढ़ते हैं उनसे आप पूछिएगा, इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, कई सारी पद्धतियाँ हैं आयुर्वेद की, और उनमें भी समानता नहीं है। कभी कभी एक दूसरे के विरोध में दिखती हैं कि एक पद्धति के तहत ये ठीक है, दूसरे पद्धति के तहत ठीक नहीं है, तो ये समानता नहीं है इसमें। बाकी आयुर्वेदिक फर्में जो हैं वो भ्रामक प्रचार करती हैं। आप पतंजलि पर कई सारे चार्जेस लगे हैं, FIR दर्ज हुए कई बार कि आप गलत प्रचार कर रहे हैं आयुर्वेद के नाम पर। तो सिर्फ वही नहीं है, और भी कंपनियां हैं जो आयुर्वेदिक दवाएं बेचती हैं। जैसे डाबर की जो कंपनी है, एक ब्रांड है, वो भी आयुर्वेदिक दवाएं बेचते हैं। उन पर भी कई बार आरोप लगते हैं कि भ्रामक प्रचार आप कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों में आयुर्वेद को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता ही प्राप्त नहीं है। अब इससे समस्या है। मान लेते हैं कि हमने आयुर्वेद को खूब बढ़ावा दिया, काफ़ी बेहतरी आई, लेकिन दूसरे देश मानते ही नहीं कि चिकित्सा की एक पद्धति है, तो हम उससे उतना लाभ नहीं ले सकते। अगर फ़ायदे की बात करें, देश से बाहर इसे फैलाने की बात करें, तो बहुत सारे देश आयुर्वेद को ये नहीं मानते कि ये चिकित्सा की कोई पद्धति है। एक चुनौती है। बाकी आगे आप देखें तो गहन अध्ययन और अनुसंधान की भी कमी है, एक समस्या है। इस पर अभी बहुत अध्ययन किया जाना बाकी है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया जाना बाकी है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे मेरे ख्याल से अब दूसरा टॉपिक है। ये सारी चीज़ें आप लिखें और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी भी प्रश्न पूछा जाए, इस तरह का चिकित्सा वाला जब भी प्रश्न पूछा जाए, आप सरकार की योजनाओं का ज़रूर जिक्र करें। जैसे आयुष की बात हमने की, आयुष मंत्रालय का नाम आप ले सकते हैं। इस तरह की कुछ बहुत सारी योजनाएं हैं जो पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित हैं, उन्हें आप लिखेंगे। ठीक है। बाकी इस टॉपिक से संबंधित, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित कई और टॉपिक्स हैं, जैसे टेलीमेडिसिन है, कई सारी चीज़ें, उस पर हम बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही है। और एक चीज़ कि प्ले लिस्ट आपको इसी वीडियो के नीचे, वैसे हर वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, आप उस नीचे जाएं और वहाँ पेपर वाइज मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है कि जिस पेपर का वीडियो आपको रिवाइज़ करना है उस पर आप क्लिक करेंगे लिंक पे, वो पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। आप आराम से वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। ठीक है।
इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।